कहता है ट्रांसफरी। ट्रांसफरी कौन होता है? ट्रांसफरी, एवरी ट्रांसफरी ऑफ डिक्री शैल होल्ड सेम सब्जेक्ट टू equities if any which the judgment debtor might have enforced against the original decree holder। ओरिजिनल डिक्री होल्डर, ओरिजिनल डिक्री होल्डर। कहता है कि आपका ट्रांसफरी, ट्रांसफरी कौन होता है? ट्रांसफरी वो होता है जिसको डिक्री ट्रांसफर की जाती है। आगे हम पढ़ेंगे आर्डर 21 रूल 60 से ऑनवर्ड है, उसमें बताता है कि जी आप डिक्री ट्रांसफर भी कर सकते हैं। सपोज कि डिक्री ली है मैडम नायला ने, ठीक है, मैडम नायला ने डिक्री ली है, तो वो मैडम नायला डिक्री आगे ट्रांसफर भी कर सकती हैं। ठीक है, मैडम नायला डिग्री आगे ट्रांसफर भी कर सकती हैं, किसको? वो आगे किसी को भी दे सकती हैं, वो आगे किसी को देंगी तो उसके पास भी वही राइट्स होंगे जो ओरिजिनल डिग्री होल्डर के। सपोज के मैडम नाला ने 5 लाख की डिग्री ली, वो डिग्री सेल कर देती है, दे देती है मैडम सना को कि जी ये आप एग्जीक्यूट करवाएं। ठीक है, मैडम सना के पास डिग्री आ गई है, तो मैडम सना के पास भी सेम पावर्स होंगी, सेम उसके पास जजमेंट राइट्स होंगे जो कि ओरिजिनल डिग्री होल्डर के होते हैं। जिनके माइक ऑन है क्वांटली माइक ऑफ कर दें। ठीक हो गया। तो ट्रांसफरी जो है ना, ट्रांसफरी मैडम सना, उनके पास भी सेम राइट्स होंगे जो कि ओरिजिनल डिग्री होल्डर के पास होंगे। आगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जी मैडम सना साहिबा, मैडम लीगल रिप्रेजेंटेटिव की क्या डेफिनेशन हमने पढ़ी थी? जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, उसकी हमने डेफिनेशन क्लॉज में पढ़ी थी कि जो एक तो वो है ना जो हमारे जो लीगल लेयर्स हैं जिनको वो इनहेरेंट कर रहे हैं, दूसरे वो है कि जो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो उस तरह से इनहेरेंट तो नहीं है, लेकिन वो उसको इंटरडल मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है ना उसको कर रहे होते हैं, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को जो है मैनेज कर रहे होते हैं उस प्रॉपर्टी को, वो भी लीगल है उसमें। वो भी इसमें आ जाए। ना मैडम आपके आवाज कट हो रही है। ठीक हो गया, आपने सही बताया। लीगल रिप्रेजेंटेटिव से मुराद हम वो लोग हैं जो, एक तो फर्स्ट जो आपका जिनको मतलब रिप्रेजेंट करते हैं डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी को। ठीक है, दूसरा वो लोग आ जाते हैं जो जिनको आपकी मतलब इंटरमीडिएट कर रहे होते हैं प्रॉपर्टी। क्या जी? सर आवाज नहीं आ रही है। इंटर मेरा ख्याल एक्सटॉर्शन हो रही है। एक चीज अपने साथ, ये चले मैं इधर से आपको वही है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो हैं जो प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, या दूसरा वो कहता है जो प्रॉपर्टी को इंटरमीडिएट करते हैं। इंटरमीडिएट से मुराद, वो एक मैंने आपको साइटेशन भी लिखाई थी, इंटरमीडिएट से मुराद वो आपका जो प्रॉपर्टी को कर रहे होते हैं, प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहे होते हैं, जो इनके पास पोजेशन में होती है। वो अगर डिसीज की डेथ हो, पर्सन की डेथ हो जाती है मालिक की, तो जिनके पास प्रॉपर्टी होती है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके पास विरासती राइट नहीं होता, जो इंटरमीडिएट होते हैं। थर्ड में आके जिनका कोई रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट में जो होते हैं, जिनका कोई इंटरेस्ट होता है, वो भी आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ भी आप प्रॉपर्टी जो आपकी एग्जीक्यूशन है, वो डिक्री है, वो एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, डिक्री को सेटिस्फाई करवा सकते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ, अगर रिप्रेजेंटेटिव मर जाता है। तो वहां पे बताता है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कितनी हद तक उस पर्सन के डिक्री के लायबल होंगे, कि जितनी हद तक उनको प्रॉपर्टी मिली है लीगल हेयर्स को। सपोज के बाप है, बाप की प्रॉपर्टी थी, बाप की 8 एकड़।
ठीक है, 3 एकड़ उसने वसीयत कर दी, बाकी जो है बाकी उसने सेल कर दी। ठीक है, बाकी 5 एकड़ उन्होंने सेल कर दी। ठीक हो गया। 5 एकड़ थी, 5 एकड़ में 3 एकड़ सेल कर दी, 2 एकड़ बच्चों को मिल गई। ठीक है, आगे कहता है कि जी अगर बच्चों को मिली है 2 एकड़, बच्चे 2 हैं 3 हैं जितनी भी हैं, कल को बाप के खिलाफ डिक्री आ जाती है 2 एकड़ से ज्यादा की, तो बच्चों से 2 एकड़ ही लिया जाएगा जितनी उनको विरासत में मिला है। ठीक है, मतलब यह है कि बच्चे जो होंगे बाप के, वो बाप की डिक्री के उतनी हद तक लायबल होंगे जितनी हद तक उसको बाप की प्रॉपर्टी से शेयर मिला है, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा के नहीं होंगे। मतलब बच्चों की पर्सनल प्रॉपर्टी जो होगी उनको नहीं सेल किया जाएगा। ठीक है, पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल नहीं किया जाएगा। कहता है वेयर जजमेंट डेटर डाइस, अब बाप है, जजमेंट डेटर मर जाता है, बिफोर डिक्री हैज फुली सेटिस्फाइड। फुली सेटिस्फाइड का क्या मतलब है कि डिक्री सपोज थी 10 लाख, 10 लाख में से 2 लाख मिल गया है, 3 लाख मिल गया है, 4 लाख मिल गया है, कंप्लीट नहीं मिली, कंप्लीट डिक्री सेटिस्फाई नहीं हुई। 10 लाख की थी तो 2 3 लाख 4 लाख मिल गया, बकिया पेंडिंग है, बकिया वो अमाउंट रहती है। ठीक है, तो इसको कहेंगे जब डिक्री फुली सेटिस्फाई नहीं होती है और जजमेंट डेटर डेथ हो जाती है, तो क्या दी होल्डर ऑफ डिक्री, मतलब डिक्री होल्डर may apply to court which passed it to execute the same against legal representative of deceased, legal representative of deceased। तो आपकी डिक्री लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट भी हो सकती है, मतलब और लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ भी आपकी डिक्री एग्जीक्यूट हो सकती है। मैं कोई हफ्ता पहले गया था आपके डीसी के पास, और उसको कहते हैं एडीसी, असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, जो कि हमारी अपील लगी हुई थी, रेवेन्यू की अपील थी, मेरा 64 नंबर था वो। मैं थोड़ी देर साथ होके सुनने लग गया जो सीनियर आर्गू कर रहे थे। तो एक केस आया, एक केस में 2 सीनियर वकला थे, तो इतने नहीं थे, उन दोनों को मेरा ख्याल है कि 10+ ईयर्स स्टैंडिंग थी। तो एक वो कह रहा था एक कौंसल के जी ये डिक्री आपने ली है, डिक्री फरार से ली है, अब जो डिक्री ली है तो जो आपका जजमेंट डेटर है वो गया है मर। ठीक है, तो अब तो डिक्री एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकती, अब डिक्री एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकती क्योंकि जजमेंट डेटर डेथ हो गई है। अब मुझे मैं जूनियर, मैंने तो कोई बात नहीं की, मैं सुनता रहा बस, मुझे पता तो था, मैं सुनता रहा। उसके साथ में दूसरे जो कौंसल थे वो भी उनकी तरह ही थे। उन्होंने कहा जी अगर डिसीज मर गया है, ठीक है, तो नहीं हो सकती, तो आप जाएं उस जज उसके पास जाएं, ठीक है, उस कोर्ट के पास जाएं कि डिसीज मर गया तो वो मतलब डिक्री फ्रॉड हुई, तो आप जाएं उधर चैलेंज करें, एग्जीक्यूट तो नहीं हो सकती। तो वो जज साहब जो दूसरे काउंसिल थे उनको भी प्रॉपर नहीं था पता कि जी क्या डिक्री लीगल एयर्स के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ एग्जीक्यूट हो सकती है या नहीं। उन्होंने भी कहा कि जी नहीं, हमने इधर मेरिट पे फैसला करवाना है, हमने उधर कोर्ट नहीं जाना, हमने मेरिट पे फैसला करवाना है, चाहे वो मर गया या नहीं मर गया, आपने डिग्री फ्रॉड से ली थी। इस तरह की वो बातें कर रहे थे ना, मतलब दोनों जो थे वो सीनियर काउंसिल थे, सीनियर थे, लेकिन उनको दोनों को सही नहीं पता चला था कि क्या डिग्री लीगल है के अगेंस्ट मतलब हो सकती है एग्जीक्यूट या नहीं। एनी हो, सिंपली वो यही सेक्शन 50 ये कहता है कि जी अगर जजमेंट डेटर की डेथ हो जाती है और डिक्री जो थी वो सेटिस्फाइड नहीं होती, ठीक है, तो आप लीगल हेयर्स के खिलाफ भी डिक्री एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, अब जजमेंट डेटर की डेथ हुई है, मतलब डिक्री के बाद डेथ हुई है। आगे वो बताता है 52 में कि बच्चे जो होंगे वो कितनी हद तक वो लाइबल होंगे, बच्चे कितनी हद तक लाइबल होंगे वो तो ये बता रहे हैं। कहता है वेयर डिक्री इज एग्जीक्यूटेड, वेयर डिक्री इज एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट सच लीगल रिप्रेजेंटेटिव
where decree is executed against such legal representative, उस ऑन लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ जब एग्जीक्यूट करवाते हैं, he shall liable only to the extent of property of deceased which come to his hands, कि जितनी प्रॉपर्टी आपकी डिसीज की तरफ से उन लीगल हेयर्स को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिली है, ओनली हद तक वो उतनी हद तक लायबल होंगे। ठीक है, शेल लायबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज विच कम टू हिज हैंड्स, के लीगल हेयर्स को जितनी प्रॉपर्टी मिली है उतनी हद तक। सपोज के बाप के खिलाफ डिक्री है 50 लाख की, बाप की तरफ से बच्चों को मिला है 2 एकड़, 2 एकड़ की वैल्यू 40 लाख, तो 2 एकड़ की हद तक मतलब 40 लाख की हद तक बच्चों से वो एग्जीक्यूशन करवाई जाएगी। बकाया जो 10 लाख होगा उससे नहीं। अगर बच्चों की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, किसी और तरीके से बच्चों ने अपने पैसों से कमाया, मेहनत से कमाई है, तो वो प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट नहीं कराया जाएगा, उस प्रॉपर्टी से एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। ठीक हो गया। पहला 50(1) क्या कहता है कि जी अगर जजमेंट डेटर मर जाता है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। दूसरी बात करता है कि जी हाँ, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ आप करवाएं, जरूर करवाएं, लेकिन उनके खिलाफ भी आपकी डिक्री उतनी हद तक एग्जीक्यूट होगी जितनी हद तक लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अमाउंट मिलती है अपने डिसीज्ड फादर से, अपने डिसीज्ड मतलब अपने जो उनका बाप होता है या जो भी होता है, उन डिसीज की तरफ से जितनी प्रॉपर्टी मिलती होती है लीगल हेयर्स उतनी हद तक लायबल है। बस आगे आगे कहता है एंड हैज नॉट डूली डिस्पोज्ड ऑफ, जो प्रॉपर्टी उनको मिली है वो अभी उन्होंने सेल वगैरह या फरोख्त वगैरह ऐसी ऐसा नहीं किया। एंड फॉर द पर्पज of ascertaining such liability, court executing the decree, अब executory court जो है may of its own motion or on the application of decree holder compel such legal representative to produce such account as things fit। ठीक हो गया। तो कोर्ट ने देखना है एक तो जितनी उनको प्रॉपर्टी मिली है और वो प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ नहीं हुई, और कोर्ट उनकी लायबिलिटी को जजमेंट करने के लिए कोर्ट जिसके पर डिक्री है अब सो मोटो या डिक्री ऑर्डर की एप्लीकेशन पे कंपेल कर सकता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव टू प्रोड्यूस सच अकाउंट्स एज थिंग्स फिट। अब देखें कि 2 एकड़ प्रॉपर्टी है, 2 एकड़ में से उनके 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे तो हैं, 4 बच्चे में से वो चारों बच्चों को कोर्ट कहेगी कि जी आप अपने अपने मिल्कियत लेके आए, कितनी हद तक आपको प्रॉपर्टी मिली है। सपोज के जैसे 3 बेटे अपने नाम करवा लेते हैं, एक बेटे को प्रॉपर्टी मिलती नहीं है बाप की तरफ से, ठीक है, तो जिनको प्रॉपर्टी मिली है उनसे एग्जीक्यूट करवाया जाएगा, दूसरों से नहीं। ये आगे हम सेक्शन 52 में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि जी जिनको प्रॉपर्टी नहीं मिलती, 53 भी है, 52 है उसमें, कि जिनको अगर प्रॉपर्टी नहीं मिलती तो उनके खिलाफ एग्जीक्यूट नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे क्या कहता है, कोर्ट ने डिटरमाइन करने के लिए कि जी किस बच्चे को कितनी प्रॉपर्टी मिली है, उसके लिए कोर्ट उनसे अकाउंट्स मंगवा सकती है। जैसे बेटियां हैं तो बेटियों को कम शेयर मिलता है, बाप है तो बाप को ज्यादा शेयर मिलता है, तो इस तरह वो कहता है कि जी उनसे कोर्ट क्या करती है, उनसे कोर्ट अकाउंट्स मांग सकती है। ठीक है, तो 50 क्या कहता है, 50 कहता है कि डिक्री जो है जजमेंट डेटर डेथ हो जाते हैं तो उसके लीगल हेयर्स के खिलाफ एग्जीक्यूट करवाई जा सकती है। और जजमेंट डेटर जब लीगल हेयर्स या लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ एग्जीक्यूट की जाएगी तो उतनी हद तक की जाएगी जितनी हद तक उनको उनका बाप की तरफ से शेयर मिला है। आ गया जी 51 इंपॉर्टेंट है, 51 इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि जी डिक्री आप कैसे एग्जीक्यूट करवाते हैं, डिक्री आप कैसे एग्जीक्यूट करवाते हैं। कहते हैं पावर ऑफ कोर्ट टू इन्फोर्स एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो उसमें बताते हैं जी डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी से या अरेस्ट एंड डिटेंशन से या अटैचमेंट ऑफ सेल से बहुत सारा तरीकेकार बताया गया है।
अब इसमें जो है वो ये लास्ट में ये क्वेश्चन की बात कर रहा है। ये जो क्वेश्चन है 10 सेक्शन और मतलब सीरियल नंबर 10 जो है वो कहता है बतरीक जिस तरह इमदाद अदालत मतलूब हो, कि किस तरह से आप अदालत से एक डिक्री एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। तो इसमें क्या है, बजरिया अदालत बेला फजूल या बजरिया वारंट गिरफ्तारी। इसमें और भी ऐड करना था कि जी विद मतलब अटैक कुड़क किए जाने या सेल किए जाने प्रॉपर्टी मनकूला बगैर मनकूला, मतलब आपकी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल या मतलब अटैच करके भी उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ये सेक्शन 10 की बात कर रहा है। ये है कि जी आपकी डिग्री कैसे एग्जीक्यूट की जाएगी। कहता है सब्जेक्ट टू कंडीशन एंड लिमिटेशन may be prescribed. The court may, on application of decree order execution of decree, कैसे by delivering the property any property specifically decreed। अब वो कह रहा है कि डिक्री आपकी कैसे एग्जीक्यूट की जाएगी। सबसे पहले वो कहता है कि ऐसे एग्जीक्यूट की जाएगी जैसे जब स्पेसिफिकली उसको कहा जाता है कि जी आप मतलब स्पेसिफिकली अगर प्रॉपर्टी कोई मेंशन की गई है तो उसकी डिलीवरी से। सपोज के मैडम सबा ने दावा दायर किया कि जी मेरी जो कार है वो इस वक्त मैडम सना के कब्जे में है, ठीक है। मेरी कार मॉडल है 2018 हुंडा सिविक है, कलर वाइट है, चेसिस नंबर फलां है, इंजन नंबर फलां है, ठीक है। ये आपकी प्रोस्पेक्ट्स दे के वो कहती हैं। अब कोर्ट ने दावा डिग्री का देती है मेरिट पे या आपका एक्स पार्टी, ठीक हो गया। तो कोर्ट ऑर्डर करती है कि ये प्रॉपर्टी मैडम सन्ना डिलीवर करे मैडम सबा को। तो कोर्ट उसमें ये अगर ये है तो उसमें कह सकती है कि जी आप ये प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली डिलीवरी करें। वो कोर्ट उस प्रॉपर्टी की डिलीवरी करवा देगी एग्जीक्यूशन। अच्छा, ठीक हो गया। आ गया जी भाई अटैचमेंट ऑफ सेल विदाउट एनी प्रॉपर्टी। एक second। दूसरा वो कहता है कि जी बाई अटैचमेंट और सेल ऑफ प्रॉपर्टी विद बाई अटैचमेंट या एंड सेल और बाई सेल विदाउट अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। आगे थर्ड वन कहता है जी थर्ड वन के अरेस्ट एंड डिटेंशन, उसको अरेस्ट करके भी करवाया जा सकता है, ठीक है। उसको अरेस्ट करके भी करवाया जा सकता है, ठीक है। अरेस्ट एंड डिटेंशन, जजमेंट ऑर्डर को अरेस्ट एंड डिटेन करवा के भी करवाया जा सकता है। या आगे कहता है जी बाई अपॉइंटिंग रिसीवर को अपॉइंट करके भी करवाई जा सकती है। या इन सच अदर मैनर एज नेचर ऑफ रिलीफ ग्रांटेड, या किसी दूसरे तरीके से जो कि कोर्ट को मुनासिब लगता है, उस तरीके से भी ग्रांट रिलीफ कराई जा सकती है। आगे कहता है जी आपका प्रोवाइडेड दैट execution by detention in prison shall not be ordered unless after giving the judgment debtor opportunity showing cause why he should not be committed to prison for the reason to be recorded in writing is satisfied। आप कहता है कि जी जब इम्प्रिजन का ऑर्डर उस वक्त नहीं होगा जब तक उसको शो काज ना दिया जाए, कि अगर उसको जेल भेजना है तो पहले उसको शो काज देंगे कि क्यों ना आपको जेल भेज दिया जाए। अगर कोर्ट को लगता है शोकाज के बाद उसको कोर्ट को लगता है ये ग्राउंड्स हैं कि जी और जो कोर्ट को लगता है कि वो पर्सन ऑब्स्ट्रक्ट करेगा या डिले करेगा एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में, तो देन वो कर सकती है, कोर्ट उसको इम्प्रिजन भेज में कर सकती है। लेकिन उससे पहले उसको शोकाज देगी कि वो डिले या ऑब्स्ट्रक्ट करेगा एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में, या abscond या लीव द लोकल जुरिस्डिक्शन। अब मैडम सना के खिलाफ डिक्री आ गई है तो कोर्ट को लगती है कि
ये मैडम जो है अमेरिका चली जाएंगी, ठीक है, ये मैडम जो है ऑब्स्ट्रक्ट करेंगी, डिले करेंगी, तो इस सूरत में इनको जेल भेजा जा सकता है, ठीक है। आगे थर्ड वन सेकंड वन कह रहा है कि जी वेयर द इंस्टीट्यूशन ऑफ डिग्री सूट विच डिग्री वाज पास्ड dishonestly transferred, concealed, or removed any part of his property, committed any other act in bad faith in relation to his property। अगर कोर्ट को लगता है, ठीक है, कोर्ट को लगता है, मैडम सभा एप्लीकेशन देती है कोर्ट को, जी ये जो मैडम सना है ये तो बहुत तेज है, इनके पास डिग्री हुई है, तो ये तो प्रॉपर्टी मुझे लगा है, पता चला है कि वो अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रही है, ठीक है, दूसरा पर्सन को दे रही है ताकि उनकी प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट ना हो सके, ठीक है, वो बैड फेथ में अपनी प्रॉपर्टी कंसील कर रही हैं, किसी के नाम करवा रही हैं, तो इस सूरत में भी कोर्ट उनको जेल भेज सकती है, लेकिन एक शो कॉज पहले देगी उसको। आगे है जी आपका बी। बी कहता है कि जजमेंट डेटर हैज और हैड फ्रॉम सिंस द डेट ऑफ डिक्री means to pay the amount of decree or some substantial part thereof and refuse or neglect or has refused or neglected to pay the same। Suppose कि मैडम सबा ने 10 लाख की डिग्री ले ली मैडम सना के खिलाफ, अब कोर्ट ने उसको मैडम सना को कहा कि जी आप 10 लाख पे करें, आपके पास टाइम है 2 महीने, 2 महीने में ये 10 लाख पे करें। और कोर्ट वो ये तो या तो ये रिलक्टेंट होती हैं, निगलेक्ट करती हैं, मतलब लापरवाही करती हैं, जी आज देती हूँ, कल देती हूँ, परसों देती हूँ, हफ्ते बाद दूंगी, महीने बाद दूंगी, इस तरह वो करती हैं, या फिर फाइनली रिफ्यूज कर देती हैं कि जी मैं नहीं पे कर सकती, ना ही मेरे खिलाफ ये डिग्री बनती है, ये तो डिग्री आपने फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन या वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन से ली है, ये तो डिग्री बनती नहीं है, रिफ्यूज कर देती हैं, तो कोर्ट उस टाइम भी उनको बुलाएगी और उन कहेगी जी हाँ जी आप उनको शोकाज देगी। अगर वो शोकाज से कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर सकती तो उनको जेल भेजा जा सकता है। आप देखते हैं मेंटेनेंस के सूट्स में आप जजमेंट लेटर आता है तो कोर्ट कहती है जी ये दें पेमेंट, पैसे दें, तो वो कहते हैं कि नहीं है, या जो भी वो कहते हैं कि जी नहीं है पैसे या नहीं दे सकते, तो कोर्ट फिर कहती है जी क्यों ना आपको जेल भेज दिया जाए, कुछ तो कहते हैं जी भेज दें, या कुछ कहते हैं जी हम और बाद में पे कर देंगे, इस तरह के। तो उस सूरत में अगर वो पे नहीं कर सकते और रीजनेबल नहीं कोर्ट को सेटिस्फाई करते या कोई छोटी नहीं देते, तो कोर्ट उस सूरत में भी उनको जेल भेज देती है। ठीक हो गया। हमारा केस चल रहा था मेंटेनेंस का, उसमें 20 लाख प्लस एज मेंटेनेंस पे करवाया है, 20 लाख प्लस। ठीक हो गया। उसमें वो जो डिफेंडेंट था वो काफ़ी देर जेल में भी रहा है, वो जेल चला जाता था तो उसके बाद वो पेमेंट करता था। ठीक है। तो जब भी मतलब अमाउंट थी 35 हज़ार थी, आपके 4-5 बच्चे थे, उस टाइम उनको 35 हज़ार पर मंथ। अगर 2 महीने नहीं देता, 3 महीने नहीं देता तो 1 लाख हो जाता, उसको अरेस्ट करवाते तो वो कहता मेरे पास है नहीं, तो फिर कोर्ट क्या करती उनको जेल भेज देती थी, कोर्ट उनको जेल भेज देती। तो किया है कि जी आपके पास मतलब अमाउंट पर डिक्री है और आपको कहा जाता है कि आप पेमेंट करें, नहीं करते तो फिर भी आपको जेल भेजा जाएगा। थर्ड वन है कि जी वेयर डिक्री फॉर सम फॉर विच जजमेंट डेटर वाज बाउंड इन fiduciary capacity to account, fiduciary capacity to account। अब fiduciary capacity का आप देखें तो वो कहता है fiduciary capacity मतलब ऑन द बिहाफ ऑफ अदर, ऑन द बिहाफ ऑफ अदर जो आप एक्ट करते हैं उसको fiduciary capacity कहते हैं। ठीक है। आप यहाँ पे जो एग्जांपल देता है, मैंने आपको पहले ये लिखवाई भी थी मेरे ख्याल है, ये यहाँ पे वो देता है कि जी जो कंपनी होती है, कंपनी के खिलाफ अगर कोई डिक्री आ जाती है तो वो किन के खिलाफ एग्जीक्यूट होती है, जो कि फिड्यूशियरी कैपेसिटी में काम कर होते हैं, जैसे ये डायरेक्टर्स के खिलाफ एग्जीक्यूट की जाती है। किसके खिलाफ? डायरेक्टर्स के खिलाफ एग्जीक्यूट की जाती है ये। अगर आपकी कंपनी के खिलाफ, अगर कंपनी के डायरेक्टर्स को पे नहीं करते तो उनको भी जज जेल में भेजा जा सकता है, उनको भी जेल में भेजा जा सकता है।
ये है आपका साइटेशन है इस पे 50 का आपका 50 का ये है सी क्या AIR AIR 1983 कलकत्ता 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 पेज है 403। ये क्या कहता है 403 कि आपकी जो फिड्यूशियल रिलेशन में जो आपका जो काम कर लेते हैं उनके खिलाफ भी डिक्री आप एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, और वो अगर कोई फेल करते हैं, ठीक है, तो उस सूरत में कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो जेल में जाते हैं। ठीक है, जो फिड्यूशरी कैपेसिटी में काम कर होता है वो बाउंड होता है जजमेंट, वो ही अब बाद में उनको भी जेल भेजा जा सकता है। ठीक है, फिड्यूशरी रिलेशन, सपोज के आपको फिड्यूशरी रिलेशन में जो आपके ट्रस्टी आ जाते हैं, जो आप शौकत खानम ट्रस्ट है उनके खिलाफ कोई डिक्री आ जाती है, तो वो किसके खिलाफ डिक्री की जाएगी? शौकत खानम के खिलाफ। और अगर वो नहीं करते तो कौन जेल जाएगा? उनके जो ट्रस्टी होंगे, जो उनकी इंतजामिया होगी वो। ठीक हो गया जी। आगे कहता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में कहता है कि इन इन कैलकुलेशन ऑफ मीन्स ऑफ डिग्री, कहता है इन कैलकुलेशन द मीन्स ऑफ जजमेंट फॉर द पर्पस ऑफ क्लास बी, क्लास बी there shall be left out the account of property which by under any law which any property which under any law or custom having in force for the time being exempted from the execution of decree। आगे कहता है जी any calculation of means of judgment debtor for the purpose of class B there shall be left out of account any property which under any law or custom having been is exempted from the execution of decree। Judgment debtor for the purpose of class B there shall be left out any account of property। अब कहता है कि जी अगर सपोज के डिफेंडेंट के खिलाफ ये प्रॉपर्टी हुई है बी में, ठीक है, बी आपका है कि उसको और उसके खिलाफ अमाउंट के लिए मतलब कुछ डिक्री आई है अमाउंट के लिए कि जी इतनी पे करें, और वो पे नहीं करता तो उसको जेल भेजा जाएगा। तो उसमें कहता है कि जी एक्सप्लेनेशन में डिफेंडेंट के मीन्स जानने के लिए कि डिफेंडेंट के पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी अमाउंट है, कितनी हद तक हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, तो वो जानने के लिए आपका चले आगे जी। आपका एक्सप्लेनेशन में कहा जाता है कि जी अगर कोई लॉ के तहत या किसी कस्टम के तहत अगर कोई प्रॉपर्टी एग्जाम्प्ट की जाती है, तो डिफेंडेंट का जो मीन्स है, जजमेंट डेटर के जो मीन्स हैं कि जी उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, वो फिर एग्जाम्प्ट की जाएगी, वो उसमें काउंट नहीं की जाएगी। ठीक हो गया? वो ये कह रहा है। अब 51 क्या कहता है कि डिक्री कैसे एग्जीक्यूट करवाई जाती है? डिक्री एग्जीक्यूट करवाने के लिए उन्होंने ये हमें प्रोसीजर बता दिया कि जी या तो फिर प्रॉपर्टी डिलीवर करके जो कोई डिक्री में बताई गई है, या कोई प्रॉपर्टी अटैच करके सेल करके,
या अरेस्ट एंड डिटेन करके, या प्रॉपर्टी के लिए रिसीवर अपॉइंट करके, या किसी दूसरे तरीके से जो कोर्ट को लगता है कि इस तरीके से हो सकती है। आगे कहता है कि एग्जीक्यूशन डिक्री में, ठीक है, एग्जीक्यूशन बाय डिटेंशन इन प्रिजन शैल नॉट बी अटर, ठीक है। अब वो कहता है कि जी एग्जीक्यूशन में जो जजमेंट लेटर है उसको जेल नहीं भेजा जाएगा उतनी देर तक जब तक उसको शो कॉज ना दिया जाए, और शो कॉज के आंसर में वो कोर्ट को सेटिस्फाई ना कर सके, ठीक है, सेटिस्फाई ना कर सके कि जी वो जो जजमेंट लेटर है वो कोर्ट कहती है कि जी आप डिले कर रहे हैं डिक्री में, जजमेंट लेटर को कहती है, या ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, और वो कोई सेटिस्फैक्ट्री अकाउंट नहीं देता, ठीक है, या फिर कोर्ट को लगता है कि ये बंदा अब्सकॉन्ड कर जाएगा, या कोर्ट को लगता है कि ये बंदा अपनी प्रॉपर्टी को डिसनेसली ट्रांसफर कर देगा, सेल कर देगा इन बैड फेथ मैलाफेडली, तो उस वक्त में उनको जेल हो सकती है। या फिर उनको लगता है कि जी डिक्री में उसको कहा गया कि जी इतनी पेमेंट करें और वो पेमेंट नहीं करता, तो फिर उस सूरत में हो सकता है। या फिर सी में कहता है कि जी अगर जजमेंट लेटर फिड्यूशरी कैपेसिटी में कर रहा है तो डिक्री भी आपके द डिक्री इज फॉर द सम व्हिच जजमेंट लेटर वाज बाउंड इन फिड्यूशरी अकाउंट। अब जो फिड्यूशरी अकाउंट में जजमेंट लेटर काम कर रहा है तो उनको भी जेल भेजा जा सकता है फिड्यूशरी अकाउंट में, ठीक है, जैसे ट्रस्टी है या डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी है, ये फिड्यूशरी रिलेशन में काम कर रहे होते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। 51 तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आगे जी आपका 52। 52 कहता है इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्री अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव आप कब कैसे इन्फोर्स करवाएंगे? कहता है वेयर डिक्री इज पास अगेंस्ट अ पार्टी एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ a deceased person, legal representative of deceased person, कहता है where decree is passed against a party as legal representative, ठीक है। अब कहता है कि डिक्री पास हुई है लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट, ठीक है। तो पहले क्या था 50 में कि डिक्री पास हो गई थी और मतलब जजमेंट लेटर के अगेंस्ट, और जजमेंट लेटर डिक्री पास होने के बाद डेथ होती है उसकी। अब यहाँ पे कौन है? यहाँ पे वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट डिक्री पास हो रही है। जैसे हम देते हैं जब ड्यूरिंग दी पेंडेंसी ऑफ सूट अदर पार्टी की डेथ हो जाती है, तो अगर प्लेंटिफ है तो हम 7/26 का देते हैं, उसमें 7/26 की लिस्ट देते हैं, लिस्ट ऑफ लीगल एयर्स, वही उनको प्रोसीड करते हैं। इसी तरह डिफेंडेंट है तो वो उसकी है 8/13 की लिस्ट देते हैं, ठीक हो गया। उसमें है कि जो उसके वर्सान क्या है। अब वो कहता है कि उन्हीं लीगल वर्सान के खिलाफ डिक्री पास हुई है। डिक्री पास अगेंस्ट अ पार्टी एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पर्सन, द डिक्री इज फॉर पेमेंट ऑफ मनी आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज। अब डिक्री क्या है? पेमेंट ऑफ मनी है जो कि प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज की। इट में बी एग्जीक्यूटेड और अटैचमेंट बाय सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी, बाय सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वो कहता है कि जी अगर डिक्री हुई है लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ और डिक्री हुई है आपकी पेमेंट ऑफ मनी की, किसी डिसीज की प्रॉपर्टी से पेमेंट ऑफ मनी की, तो कोर्ट उस प्रॉपर्टी को अटैच भी कर सकती है और सेल भी कर सकती है। सपोज के डिफेंडेंट के मैडम जो है मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने 1 एकड़ सेल किया मैडम सना को, ठीक है। मैडम बाद में मिस्टर ए मुकर गया, मैडम सना चली जाती हैं उसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में मैडम सना चली जाती हैं, तो उस दावा चला होता है, डिफेंडेंट होता है मिस्टर ए। मिस्टर ए की डेथ हो जाती है तो उनके आगे बच्चे होते हैं। बच्चों के खिलाफ मिस्टर ए जो 1 एकड़ जमीन है वो बच्चों के खिलाफ डिक्री हो जाती है, और उनको कहा जाता है कि जी ऐसे 1 एकड़ से आपने इतनी पेमेंट करनी है मैडम सना को। अगर वो पेमेंट सना को नहीं करते मैडम सना को, तो कोर्ट वही 1 एकड़ अटैच भी कर सकती है, सेल भी कर सकती है। आगे कहता है वेयर। सर अगर बच्चे सर अगर बच्चे अंडर 18 हों तो जी
सर अगर बच्चे जो है एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव अंडर 18 लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ठीक है और ठीक है। दूसरा ये कि अंडर 18 जो बच्चे होते हैं उनके खिलाफ, क्योंकि वो तो एलिजिबल, वो मैडम उसके अंडर खिलाफ 18 से वही क्या मैं होती है? बता रहा हूँ ना कि उनके खिलाफ हमारा आर्डर 32 है, आर्डर 32 है। वहां पे वो बताया जाता है जो डिफेंडेंट है तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है गार्डियन एड लिटम, गार्डियन एड लिटम। और इसी तरह प्लेंटिफ है, माइनर है, तो वो थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड, जैसे माइनर है बच्चे मेंटेनेंस मांगते हैं तो वो हम लिखते हैं कि मिस्टर अहमद थ्रू हर मदर एज नेक्स्ट फ्रेंड, कि वो नेक्स्ट फ्रेंड जी के सर। तहत आता है। इस तरह अगर डिफेंडेंट जो है माइनर है तो उसके लिए कोर्ट एक गार्डियन अपॉइंट करती है, गार्डियन को वही केस उसका संभालता है। उस गार्डियन की लिस्ट कौन देता है? ये आपका प्लेंटिव लिस्ट देता है कि जी इस पर्सन के ये पर्सन गार्डियन हो सकते हैं। तो उनको जी सर। पूछ के उनकी इजाजत के साथ ही उनको गार्डियन बनाया जाता है। ठीक है, वो आर्डर 32 में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। जी सर सर एक ठीक है। सवाल है। जी जी सर, जैसे एक डिग्री पास होती है जजमेंट डेप्टर के खिलाफ, और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास सिर्फ एक घर है, तो फिर वो घर अटैच होगा? जी बिल्कुल, घर अच्छा, अटैच होगा। ठीक। तो सर अगर उनके पास कोई और रिहाइश ना हो तो तभी होगा? वो तब भी होगा, आगे हम अटैचमेंट पढ़ेंगे सेक्शन 60 में। वो कहता है उसकी ऑल सेलेबल प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल कैन बी अटैच्ड। ठीक है, लाइबल टू अटैच, वो सेक्शन